बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं नीट 2025 की पेपर लीक सीरीज के बारे में। अगर आप 1 या 2 साल से नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप लीडर अचीवर के स्टूडेंट हैं और अब आपको लगता है कि चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सारे टॉपिक को बहुत ही समराइज फॉर्म में हम यहां सामने रख रहे हैं, ताकि आसानी से आप तैयार कर सकें और आपको चीजें याद भी हो सके। तमाम सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं और अब सेल द यूनिट ऑफ लेक्चर का आज लास्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके अंतिम टॉपिक के बारे में। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारे हर वीडियो का 2 पार्ट। पहले पार्ट में हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपके सामने रखते हैं और फिर उसके बाद उसको सेकंड पार्ट में द अंडरस्टैंडिंग में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला पार्ट द पेपर लीक। तो ये इसका 10th वीडियो है। अच्छी तरह से याद रखिए बच्चों, ये 10th वीडियो है और इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में आज बात करने वाले हैं। इन तमाम सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लास्ट वीडियो पर पहुंचे, दिस इज पेपर लीक। तो अब जरा यहाँ पे हम बात कर लें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो न्यूक्लियस में सबसे पहली बात जो है, सबसे पहले न्यूक्लियस का वर्णन किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया। बेटा, यहाँ हम एनसीईआरटी का लगभग 10-20% ले रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएंगे ही। अब कई सारी मैच्योर सेल हैं, जैसे मैच्योर इरिथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीड ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप। ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, दोनों के बीच में एक स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर का, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर याद रखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है। फिर हम बात करें किसके बारे में? न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें याद रखिए, ऑक्टागोनल पोर इसमें पाए जाते हैं। कैसे पोर? ऑक्टागोनल। और इनका फंक्शन क्या है? ये आरएनए और प्रोटीन को बोथ साइड में मूवमेंट करते हैं, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। और याद रखिए, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस, एक या अधिक न्यूक्लियोलस भी हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये खास पॉइंट है न्यूक्लियोलस का। और ये एक्टिव साइट है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। और जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, उनमें न्यूक्लियोलस। बच्चों, हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियस। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती। फिर न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम होता है, बाकी क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। तो याद रखिए, क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम इसेंशियल हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन निश्चित रूप से क्रोमोसोम में होता है। और ये यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर से बना है, और सेंट्रोमियर चारों तरफ से सराउंडेड है, किससे? काइनेटोकोर से। अब एक सेल में, ह्यूमन बीइंग के एक सेल में पाई जाने वाली टोटल डीएनए का जो डीएनए की लंबाई होती है, वो 2 मीटर के आसपास होती है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना है, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। अगर आप इंटरफेस में देखोगे तो उसमें आपको क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, उसमें लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का लूज नेटवर्क मिलेगा, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन नेम कौन दिया था? फ्लेमिंग दिया था। क्रोमेटिन किस किस से बना है बच्चों? अच्छी तरह से याद रखना, इसमें डीएनए है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन है, उसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, और उसके अलावा आरएनए। इन चारों कंटेंट से मिलकर बना है।
उसके अलावा सेल में माइक्रोबॉडी, बहुत छोटे छोटे आकार की माइन्यूट बेसिकल माइक्रोबॉडीज हैं जिनमें कई सारे एंजाइम हैं, और ये एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। अब बच्चों एक बात यहां से अच्छी तरह याद रखना, अगर आप एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हो तो इतने पॉइंट का याद करना आपके लिए बहुत काफी होगा। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत आपको नीट के लिए नहीं है। अब इनमें से कुछ पॉइंट को थोड़ा हमें समझना चाहिए, तो हम समझने के बारे में बात कर रहे हैं, और इनमें से कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, तो हम समझने की बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्या क्या पॉइंट, कैसा कैसा पॉइंट है जो कि हमें इसमें समझना चाहिए, तो उसको हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है, द अंडरस्टैंडिंग फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। अब देखो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये सबसे बाहर आप देख रहे हो न्यूक्लियर एनवेलप, और सबसे अंदर ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियो प्रोटीन का जो नेट कंटेंट है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। फिर अगर हम पूरे सेल को न्यूक्लियस के कंसेप्ट में देखें तो देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चालू हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाद में क्या चालू हो जाता है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम आगे जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाद में चालू हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस बात को अच्छी तरह से याद रखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आ जाता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन हैं, और मेम्ब्रेन के बीच में ऑक्टागोनल न्यूक्लियोपोर हैं, और मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है जो क्या कहलाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बहुत सारा क्रोमैटिन फाइबर है, और ये न्यूक्लियोलस है। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर ये ऑक्टागोनल न्यूक्लियर पोर है, देख लो ऑक्टागोनल है, और ये आरएनए और प्रोटीन को दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बेटा, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जिसके सेंटर में क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के चारों तरफ क्या है, अगर सेंट्रोमियर के चारों तरफ का स्ट्रक्चर आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। इस बात को याद रखना, इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर यहीं काइनेटोकोर पर अरेंज होते हैं। उसके अलावा कुछ में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाना इसेंशियल कैरेक्टर नहीं है, जबकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसेंशियल कैरेक्टर है। और अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है तो उसके बाद का हिस्सा क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। ये क्रोमोसोम की आर्म है। थोड़ा सा बात कर लें टाइप ऑफ क्रोमोसोम की। अगर क्रोमोसोम के दोनों आर्म की लंबाई बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। एक आर्म थोड़ा सा बड़ा और दूसरा थोड़ा सा छोटा है तो सब मेटासेंट्रिक। एक आर्म अगर बहुत बड़ा है और दूसरा बहुत छोटा है तो एक्रोसेंट्रिक। और अगर क्रोमोसोम एक ही आर्म से बना हुआ है और कॉर्नर पर सेंट्रोमियर है, देन दिस इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। तो कुल मिलाकर बेटा सेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट एज कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में इतना ही बातें हमें करनी थी, हमने कर लिया है। तो सेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं रोजाना एक माइक्रो वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, और बार बार मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 10 चीजों को एक बार पढ़ने से बेहतर एक कंटेंट को 10 बार पढ़ना है। अगर नीट 2025 में आपको सिलेक्शन चाहिए तो निश्चित रूप से हमें ऐसा करना चाहिए। सो दिस इज आर के शुक्ला, ex faculty for Alan Kota as well as आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी न्यू दिल्ली। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपके सिलेक्शन में सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, तो निश्चित रूप से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ।